नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चंद्रा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ या आप न्यूरोफिजिशियन भी कह सकते हो। मैं धन्वंतरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कार्यरत हूँ उस समय। मेरा आज का वीडियो स्ट्रोक के ऊपर आधारित है, क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है और प्रायः इस चीज़ से बचा जा सकता है अगर कुछ हम लोग सावधानियाँ लें। तो स्ट्रोक, जैसा कि लोग जानते हैं, इसको आम भाषा में इसको लकवा या फॉलिश भी कहते हैं, जो बहुत ही मुख्य सिम्टम होते हैं। जैसे कि इसको पहचाना जा सकता है कि अचानक से आवाज़ चेंज हो जाना या अचानक से कमज़ोरी आ जाना हाथ और पैरों में, किसी एक तरफ का मुंह टेढ़ा होने लगना, या इसके साथ में कई बार पेशेंट को दौरे भी साथ में आ सकते हैं। तो इस केस में पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले आते हैं और उसको अच्छी डॉक्टरी सलाह मिल जाए तो प्रायः इस चीज़ को अच्छे से ट्रीटमेंट करके इस चीज़ से निवारण किया जा सकता है। तो स्ट्रोक एक्चुअली दो प्रकार के मुख्य आप कह सकते हैं कि मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, और एक होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो उसमें मुख्य जो कारण होते हैं, इसको हम लोग दो उसमें प्रकार में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक मॉडिफाइबल कॉज, यानी कि जिसको हम लोग बदल सकते हैं, और एक नॉन मॉडिफाइबल कॉज, जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। मॉडिफाइबल कॉज में आ जाइए तो उसमें बात करते हैं तो बिहेवियरल कॉजेज़ होते हैं, यानी कि पेशेंट का जो बिहेवियर से रिलेटेड है, जैसे कि नशा हो गया, अल्कोहल का हो गया, तंबाकू का उपयोग हो गया, या फिजिकल एक्टिविटी ना करना, हमेशा दिन भर पड़े रहना, घर में पड़े रहना, कोई भी एक्टिविटी में ना पार्ट लेना। इन सब कारणों से स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मॉडिफाइबल में ही नॉन बिहेवियरल जो कॉजेज़ हैं, उसके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, या एक प्रकार का होता है कि जो TIAs बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि पहले से ज़रा सा स्ट्रोक का इंसिडेंस आया और पेशेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया, बट उसका कोई इलाज नहीं लिया, तो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल कॉज है, यानी कि जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, उसके अंदर हम लोग का ओल्डर एज आ जाता है। इसके अलावा मेल्स में इसका इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अराउंड 45 to 75 ईयर्स। उसके बाद में फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिन पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनमें पहले से ही स्ट्रोक का जो है इंसिडेंस ज़्यादा रहता है, तो उनमें भी पेशेंट में ये प्रेवलेंस ज़्यादा होता है स्ट्रोक का। कॉजेज़ की, उसके मुख्य कारण की बात करें अगर हम, और लक्षण मैंने बताए दिए हैं कि अगर कभी किसी को अचानक इस तरह के सिम्टम्स आए, जैसे मुंह टेढ़ा हो गया, अचानक से कमज़ोरी आ गई है, आवाज़ बदल गई, तो उसको तुरंत ही चिकित्सीय सलाह के लिए हॉस्पिटल आना चाहिए। इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे हम लोग उसका कारण देखते हैं, फिर अगर क्लॉटिंग वाला है तो उसके अंदर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 4.5 घंटे के अंदर का जो है ट्रीटमेंट, उसमें हम लोग उसको पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज भी करते हैं। वो थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन होता है। अगर उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हम लोग वो पहले असेस करते हैं। अगर उसके अंदर फिट बैठता पेशेंट तो हम लोग उसको थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट्स हैं। मीन्स आप ये समझ लो कि जो पेशेंट जिनको लकवा हो जाता है, उनको बेचारों की ज़िंदगी पूरी एक तरीके की पूरा अंग फालिज से ग्रसित हो जाता है, वो फिर पूरी पावर नहीं आ पाती, तो एक तरीके की उनको अपंग वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो ये जो भी लेटेस्ट चल रहा है थ्रोम्बोलिसिस वाला, उससे काफ़ी बेटर हो जाता है। मीन्स बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बजाय आप जो नॉर्मल इनका ट्रीटमेंट होता है उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और कई बार उस चीज़ का बहुत अच्छा आउटकम नहीं आता है। अच्छा, अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो सर्दी में स्ट्रोक का इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी जो हम लोग की बिहेवियरल एक्टिविटी है वो भी कुछ मतलब ख़तरनाक टाइप की हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि बहुत आदमी घर में ही रहता है, अपने आप को सीमित रखता है, बाहर एक्टिविटी नहीं करता है। इसके अलावा जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह जाते हैं काफ़ी लोग, तो सर्दियों में ऑलरेडी ओस वगैरह पड़ी रहती है, सरफेस काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। स्टिक वगैरह लेके चलें या कुछ और लेके चलें, ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि गिरने से भी स्ट्रोक हो जाते हैं। जैसे SDH या EDH होते हैं, वो दूसरे प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, जो कि कई बार ध्यान ना दिया जाए तो ये हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा
नॉर्मली जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत से लोग का ये सोचना है कि शुगर ब्लड प्रेशर दवाई से कंट्रोल है, तो वो सोचते हैं कि अरे अब तो कंट्रोल है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो दवाई छोड़ देते हैं वो। ये एक गलत धारणा है। कंट्रोल तो उनका दवाइयों पे हुआ है ना। तो कोई भी अगर आप डाउट होता है तो इसका बिना डॉक्टरी परामर्श के अपने आप से कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और फिर बाद में उनको स्ट्रोक हो जाता है, और कई बार इतना बड़ा स्ट्रोक हो जाता है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सबसे यही सलाह है कि इस चीज़ का रेगुलर मॉनिटरिंग करें। अच्छा, सर्दियों में ऑलरेडी डाइट काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जाती है हम लोग की, तेल घी से युक्त खाना खाने लगते हैं सब लोग। ऑलरेडी सर्दी होती है तो चाय के साथ आमतौर पर पकौड़ी, पराठा, पूड़ी ये सब खाने लगते हैं। तो ये जितना अवॉइड कर सके हम लोग अवॉइड करें, और फिजिकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा टेम्परेचर्स कम रहते हैं, बाहर आदमी नहीं जाना पसंद करता है, अपना रजाई में ही रहता है। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहे उस टाइम में। और इसके अलावा जैसे सुबह का जो नहाने का हैबिट है उसको थोड़ा सा मतलब नहाए, बट टेम्परेचर चेक कर लें ज़रूर पानियों का, ख़ास तौर से जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। वरना बहुत एक्सट्रीम अगर ठंडा है और वो आपने तुरंत उसको सर पे डाल दिया तो या कहीं भी है तो उससे क्लॉटिंग का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और कभी भी ऐसा हो, अब तो अपने साउथ एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है, यहाँ पे भी धन्वंतरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की कई ब्रांचेस खुल चुकी हैं जिसमें बहुत ही बेहतर इलाज हो रहा है। कभी भी आपको लगता है कि इस तरीके के लक्षण हैं तो आप तुरंत यहाँ पे ले आके इनका पेशेंट्स का इलाज तुरंत संभव हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इन पेशेंट्स को 4.5 घंटे के अंदर कोशिश रहे, वो तो मैक्सिमम लिमिट है, बट कोशिश रहे जितनी जल्दी से जल्दी ला पाए। 1 घंटे के अंदर अगर ले आ पाते तो उसके और अच्छे बेटर रिजल्ट्स हैं। तो यही हमारी आप लोग से सलाह है कि इस चीज़ को ज़्यादा लाइटली ना लें, क्योंकि ये सब चीज़ों से जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और इसका प्रिवेंशन ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ट्रीटमेंट तो ठीक है, बट उसमें काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है जैसा सबको पता है। तो बजाय ट्रीटमेंट के अगर इसको हम प्रिवेंट कर लें तो उस चीज़ का ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार।